नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो दोस्तों, एक नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला कथन है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, जिसका तात्पर्य होता है कि जो भारतीय राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला कथन है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल सही है। तो कथन दूसरा भी सही है। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी और राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो दोस्तों, तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों जो कथन है वे सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो दोस्तों, दल बदल विरोधी कानूनों को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। दोस्तों, दल बदल यह किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। आगे है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये तीनों संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित है। तो किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? यह केंद्र सूची में है कि राज्य सूची में है कि समवर्ती सूची में कि किसी भी सूची में नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। दोस्तों, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। आगे है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है यह संविधान की 7वीं अनुसूची में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। तो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भूमि सुधार यह किस सूची के अंतर्गत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। भूमि सुधार दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो उस समय भारतीय गणतंत्र की स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों, यह संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में उल्लिखित है। प्रस्तावना में कहा गया है कि जो भारतीय गणतंत्र है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो दोस्तों, समाजवादी शब्द उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, यानी किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और इसके साथ दोस्तों दो और शब्द है। तो समाजवादी के साथ पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष यह शब्द भी जोड़ा गया और इसके साथ ही साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। आगे है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत, बी है मौलिक अधिकार, सी नागरिकता, या डी संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों, हम भारत के लोग, इन शब्दों का जो प्रयोग है वो संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी कि 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। और ये 3 प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना में की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन ए ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता या डी शासनाध्यक्ष। तो दोस्तों संप्रभुता यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, उनमें कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो दिए गए विकल्पों में से संप्रभुता दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। ये राज्य के आवश्यक तत्वों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, तो पूछा जा रहा है कि भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली से किस प्रकार से भिन्न है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। तो भारतीय जो न्यायिक प्रणाली है, यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है और ब्रिटेन में यह नहीं है। तो इस प्रकार से भारतीय न्याय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। तीसरा है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो दोस्तों तीसरा भी सही है। चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। आगे है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और बदली भी जाती है। तो यह अधिकार किसे प्राप्त है? जनता को। तो इस तथ्य पर भारत में प्रजातंत्र लागू है, यानी कि यह एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आगे है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो किस प्रकार का शासन है? तो दोस्तों भारत में गणतंत्र प्रणाली है और गणतंत्र का आशय होता है कि राष्ट्र का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।